हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम आदित्य जोशी जी के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ हुए उस एपिसोड में हमने माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की थी। उस एपिसोड में हमने 3 मेन फैक्टर्स जो ये अपने इन्वेस्टिंग में देखते हैं उसके बारे में बात की थी। तो ये 3 फैक्टर्स थे: प्रॉफिट में अप ट्रेंड होना, लो पीक होना और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। ये 3 चीज़ें हमने बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे जो ये अपने माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में देखते हैं और कैसे प्रैक्टिकली ये स्टॉक्स पिक करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हम अंत में ज़रूर देखेंगे। तो ये पूरा एपिसोड अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। चौथा है एचएनआई बाइंग। एचएनआई कौन है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एचएनआई सारे के सारे ये इंफॉर्मेशन ही ढूंढ रहे होते हैं। उनका काम है ये इंफॉर्मेशन ढूंढना और उसको वैलिडेट करना। तो अगर एक स्टॉक है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कैपेसिटी 60% बढ़ी है और एक एचएनआई आपके इसमें स्टेक ले लेता है, इसका क्या मतलब है कि एचएनआई वेरीफाई कर चुका है वो इंफॉर्मेशन, इसकी मान्यता है। ठीक है, कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी आती है और आएगी, मतलब कंपनियां गलत इंफॉर्मेशन भी देती हैं, बट मेजोरिटी सही होती है, 90% सही होती है, 90-95%। जब एचएनआई बाय कर ले तो वैलिडेशन मिल जाता है कि भाई अब तो चांस और बढ़ गया है कि इंफॉर्मेशन सही है। राइट, दैट इज वाई ट्रैकिंग की बाकी दुनिया क्या कर रही है इन द मार्केट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएनआई क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि एचएनआई बहुत स्टडी करके खरीदते हैं। तो देखिए, चौथा जो है ना वो वैलिडेशन क्राइटेरिया है। पहले 3 है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अप ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एचएनआई बाइंग एक वैलिडेशन क्राइटेरिया है कि जो आप सोच रहे हो एक और बंदा है इस पूरी दुनिया में जो आपकी तरह सोच रहा है, क्योंकि तभी उसने बाई किया। राइट, उसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है और वो उस इंफॉर्मेशन को सच मानता है, इसलिए वो खरीद रहा है। आप उसका दिमाग गेस कर पा रहे हो। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में एचएनआई की डील्स पब्लिक होती हैं, उनको पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। एचएनआई जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर्स ये नहीं जानते कि इतने अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। तो उनको उस इंफॉर्मेशन का भी फायदा उठाना चाहिए कि भाई एचएनआई क्या करें स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्राइटेरिया, चौथी चीज। पांचवी है एक दिस समथिंग कॉल्ड इमर्जिंग सेक्टर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि सेमीकंडक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर है कि नहीं? सेमीकंडक्टर, है। डिफेंस है कि नहीं है? यस। पेन मैन्युफैक्चरिंग, पेन बनाना, पेन, वो है कि नहीं है? नो। ग्रीन एनर्जी इज वन इमर्जिंग सेक्टर। ड्रोन्स एग्जैक्टली, हो गए। एग्जैक्टली, डिफेंस, ड्रोन हो गए। तो अगर आप देखें, मैं आपको एक दिखाता हूँ। बेसिकली अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो ये सारे काफी सारे इमर्जिंग सेक्टर्स है। कंजम्पशन हो गया, रेलवे हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, 5G हो गया, एनबीएफसी क्रेडिट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ग्रीन एनर्जी जो आपने बोला, कैपिटल गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू एज टेक, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो सारे, डिफेंस, ड्रोन्स, ये सारे हैं इमर्जिंग सेक्टर्स। सो अब इमर्जिंग सेक्टर का फायदा क्या है? फायदा ये है कि वो सेक्टर ही बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर सेक्टर ही 20% से ग्रो कर रहा है तो कंपनी तो 40 से करेगी अगर अच्छी कंपनी है। तो इमर्जिंग सेक्टर का पावर होता है। इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट रहता है। ग्रीन एनर्जी जो आपने बोला बहुत, और ये सारे सेक्टर्स में कभी फंड्स की कमी नहीं रहती। कभी इनके नहीं पास रहती। इनके पास लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हमें पैसा लगाना है, हमें पैसा लगाना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इन्वेस्टिंग भी एक इमर्जिंग सेक्टर है। इंडिया में 5% पीपल पार्टिसिपेट इन द मार्केट। आप बताइए अमेरिका में सेम नंबर कितना होगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ अमेरिकन है। आर आई थिंक इन्वेस्टिंग इन द अमेरिकन वहां स्टॉक पे मार्केट? 30% या उससे ज्यादा है। 50%, 45-50% के करीब है। इंडिया में 5% है। पेनिट्रेशन इज वेरी लो। इवन इन्वेस्टिंग इज इमर्जिंग सेक्टर। ब्रोकरेज बढ़ेंगे, बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। द पॉइंट इज हमारा मार्केट क्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टिंग की समझ बहुत कम है, वेरी
क्योंकि ये कोई पढ़ाता नहीं है, इनफैक्ट यूएस में भी नहीं पढ़ाता वैसे तो, बट इन्वेस्टिंग एक बार जब पिकअप होगा, बड़ा इमर्जिंग सेक्टर होगा, बिग इमर्जिंग सेक्टर। ड्रोन्स, एग्जैक्टली हमने सही बोला, बड़ा सेक्टर। ग्रीन एनर्जी, बिग सेक्टर। वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो इफेक्ट्स आपका अभी क्या है, हर मूवी में आपने आदि पुरुष देखी होगी, आदि पुरुष के तो इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, मैंने तो वैसे नहीं देखी, बट वीडियो इफेक्ट्स बड़ा इमर्जिंग सेक्टर, राइट। ओटीटी वगैरह आ रहे हैं, सब में वीडियो इफेक्ट्स हैं। तो हमें सोचना है कि भाई आज क्या है, आज क्या नहीं है जो 2030 में होगा या 2040 में होगा। रोबोटिक्स, इमर्जिंग सेक्टर। तो ये सब में बड़ा ग्रोथ आएगा। एआई भी है। एआई बड़ा इमर्जिंग सेक्टर। एनवीडिया जो है वो चल रहा है, क्यों चल रहा है यूएस में? एआई। इंडिया में भी एआई कंपनीज है, कोई जानता नहीं हो, पता लगे इंडिया में भी एआई कंपनीज है। तो दैट इज द होल पावर ऑफ इमर्जिंग सेक्टर। आपको एक ईजी दिख रहा होगा, ईजी, बीच में ईजी लिखा हुआ, राइट, इमर्जिंग ईजी सेक्टर। व्हाट इज ईजी? ईजी इज एवरग्रीन। तो सेक्टर जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं, अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक होते एवरग्रीन, एक होते सीजनल, एक होते साइक्लिकल। अब एआई जो है वो साल में किस महीने की आप बात करें उस पर डिपेंड नहीं करता। जनवरी में भी एआई की कंपनी बिजनेस करेगी, फरवरी में भी करेगी। बट पेप्सी जो है सीजनल सीजनल कंपनी है, जो पेप्सी की बॉटल बनाता है वो एक सीजनल बिजनेस है, ठीक है। तो ये हो गया सीजनल और एवरग्रीन में अंतर। एक होते साइक्लिकल। साइक्लिकल में क्या होता है कि जो चीज बन रही है ना उसके प्राइस हिलते डुलते रहते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, कोई भी मेटल हो गया, उसमें क्या होगा कि जो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो साइक्लिकल सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बने होते, वो ट्रेडिंग के लिए बने होते हैं कि साइकिल के खराब में लो और अच्छे में बेच दो। जब ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत खराब है तब उठा लो, जब ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़ जाए तब बेच दो। हमें एज निवेशक ये समझना है, जो कि कोई नहीं करता, कि भाई जो मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ वो एवरग्रीन है, सीजनल है कि साइक्लिकल है। एवरग्रीन और सीजनल में कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिकल में इन्वेस्टिंग नहीं होती, साइक्लिकल में ट्रेडिंग होती है। तो आप अगर स्टील का धंधा ले रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं, सस्ते में ले महंगे में बेचे, खत्म। पेपर है, साइकिल के खराब में लो ऊपर बेचो, खत्म। बट एआई में आप लंबे समय तक खेल सकते हैं। तो साइक्लिकल आर फॉर ट्रेडिंग, एवरग्रीन आर फॉर इन्वेस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो समय लंबा हो जाएगा, बट दैट इज द पावर ऑफ एवरग्रीन सेक्टर्स। ये हर निवेशक को करना चाहिए कि भाई मैं क्या खरीदूं। तो ये है 5 क्राइटेरिया। अब अगर आपके पहले 3, अगर आपके पहले 4 ट्रू है कंपनी में, तो हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा रहा है। गारंटी कुछ नहीं है, आप पांचों के पांचों ट्रू कर दो, स्टॉक फिर भी नीचे जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, चांस बढ़ रहा है कि भाई अगर कंपनी का प्रॉफिट अप ट्रेंड पे है और वैल्यूएशन है 20 का पी रेशियो और कैपेसिटी 60% से बढ़ रही है और एक एचएनआई भी बाय कर रहा है और सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो भाई गुड चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई जा चुकी है कि भाई स्टॉक बढ़ेगा। 100% नहीं हुई है, प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी 100%। 100% क्यों नहीं होगी? कल को लेट्स से द प्रमोटर डाइज, ठीक है, प्रमोटर ही चला गया, नहीं हो आप फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, राइट, वो नहीं होगा जो आपका थियरी है। तो 100% कभी नहीं होगा। विद एवरी एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। 100% कोई नहीं बता सकता। यू आर ऑलवेज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अभी सवाल आता है कि हम मतलब एंटर तो कर गए स्टॉक में, हमने ये सब देखा कि भाई 20 का पी रेशियो था, रेवेन्यू अप ट्रेंड दिख रहा था, एचएनआई ने भी खरीदा था, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी था और सेक्टर भी अच्छा था। निकले कब? निकलने का एक ही तरीका है, आप रिजल्ट ट्रैक करते रहो, ठीक है। लेट से आपकी कंपनी ने कभी अपनी जिंदगी में 10 साल तक खराब रिजल्ट नहीं दिए, जो कि हमने देखा सोलर ने कभी खराब नहीं दी। आप 10 साल तक बैठो शांति से, 20 साल तक खराब रिजल्ट नहीं दिए, आप बैठो। द डे एकदम खराब दे दिए कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट गिर गया, तब आप सोचो भाई निकलना चाहिए क्या। एंड देखो क्या है कि रिजल्ट हर क्वार्टर आता है, हर क्वार्टर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं अप ट्रेंड हर क्वार्टर रहेगा। तो अगर चलो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 10 का 9 चलता है। अगली बार 12 आ गया, अच्छी बात है। प्रॉफिट है 10 करोड़, 8 आ गया तो भी चलता है अगले क्वार्टर में।
प्रॉफिट था 10 करोड़ और 1 करोड़ आ गया, ये नहीं चलता है। 10 से 1 होना बहुत दिक्कत की बात है। सेल्स गिरना, प्रॉफिट बड़े बड़े गिरना दिक्कत की बात है। जब रिजल्ट बहुत खराब आ जाए, रिजल्ट ट्रैक करना बहुत 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 अनिवार्य है। जो रिजल्ट नहीं ट्रैक कर रहा है वो सही निर्णय नहीं लेगा। जब रिजल्ट बहुत खराब आ जाए तब आप शांति से निकल जाओ अपना प्रॉफिट। ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब थी, आपने सब कुछ लिया और रिजल्ट अगले ही क्वार्टर खराब आ गया, ऐसा होता है, तो आप लॉस बुक करो, निकल जाओ कि भाई बहुत खराब रिजल्ट आ गया। अगर वो 10 साल तक नहीं आया तो आप शांति से 10 साल बैठो। जितनी आपकी अच्छी स्टडी होगी उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिजल्ट रिड्यूसेस। तो जो आपका बैड रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी कम होता रहता है विद मोर इन्फॉर्मेशन यू गेट। सो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट एग्जिटिंग इन कंपनीज। ठीक है, तो ये रहता है कि भाई हमने इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन के बेस पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, हमारी थीसिस है अप ट्रेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग इज प्रॉफिट अप ट्रेंड शुड कंटिन्यू। द डे प्रॉफिट अप ट्रेंड ब्रेक्स, जब प्रॉफिट अप ट्रेंड टूटेगा और बहुत बुरे तरीके से टूटेगा, तब मान लीजिए बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई है, अब आप जा सकते हैं। हमें बिजनेस समझना है। बिजनेस में दिक्कत आई, आप और समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में दिक्कत क्यों आई है। But very bad results indicate some problem in the business. That is when you exit. There are stocks जो आप कभी exit नहीं करोगे, जो 10 साल तक अच्छे देंगे, जो कि हमने देखे भी थे स्टार्टिंग में इस सेशन के। वो आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बनाए, वो आपके लिए मल्टी बैगर्स होंगे। सो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग इज द सेम एज इंफॉर्मेशन ड्रिवन इन्वेस्टिंग। तो ये रिजल्ट है। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ सर्टेन इवेंट। आप गारंटी से नहीं बोल सकते स्टॉक ऊपर जाएगा। ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूं, ना ही राकेश झुंझुनवाला सर बोल सकते थे, ना ही वॉरेन बफे बोल सकते हैं। हम में से कोई नहीं बोल सकता कि गारंटी से स्टॉक ऊपर जाएगा। गारंटी कुछ नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा हाई है, बट प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक नीचे जाएगा भी फाइनाइट है। सो लेट से आप अच्छी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लेट से आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो गए, देयर इज अ 80% प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक्स गो अप, बट देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक्स गो डाउन, राइट? इसलिए हमें चाहिए डाइवर्सिफिकेशन कि भाई हम वी कांट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। एक स्टॉक खरीद के बैठ नहीं सकते, जो कि लोग गलती करते हैं। कम से कम 10 स्टॉक खरीदे, कम से कम। मेरे हिसाब से 25 से ज्यादा मैं नहीं लेता, मुझे लगता है 25 बहुत होते हैं। मुझे लगता है 10 से 20 का नंबर बढ़िया है। 10 to 20 इज अ गुड नंबर। 10 ऑन द लोअर साइड, 20-25 ऑन द हायर साइड, नॉट मोर देन 25। सो डाइवर्सिफाई करें, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डाइवर्सिफाई। एंड उससे क्या होगा कि भाई घाटे के जो चांसेस हैं वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा खत्म हो गया। एंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने सारे येस बैंक में डाल दिए, येस बैंक 300 रुपए में, और स्टॉक आ गया 300 से 15 रुपए में, पैसा खत्म। 1 करोड़ का बचा 5 लाख रुपए। आप 1 करोड़ डालो 5-5 लाख करके 20 स्टॉक में, आप कुछ भी कर लो, कितने भी खराब इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो सारे के सारे तो खत्म नहीं होंगे। मतलब ज्यादा सारा 20%, 30% का लॉस हो जाएगा, खत्म नहीं होगा पैसा। तो डाइवर्सिफिकेशन आपके पैसे को खत्म होने से बचाता है, और और ऑब्वियसली आपका रिस्क काफी मिनिमाइज कर देता है। दैट इज द वे टू कट रिस्क इन इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन। ये आई थिंक दिस इज अ फ्रेमवर्क व्हिच आई यूज फॉर माय ओन इन्वेस्टिंग। मैं इसी तरीके से अपनी खुद की इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। इनफैक्ट आप मेरे बंडल्स देख सकते हैं, मैं आपको सबका इसी फ्रेमवर्क पे लॉजिक दे दूंगा कि मैंने कब क्या खरीदा, क्यों खरीदा। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बट इट्स एग्जैक्ट सेम लॉजिक कि भाई मैंने कब क्या खरीदा था, क्यों खरीदा था। तो या श्योर। तो जैसे एपिसोड जब शुरू हुआ था तब हमने बात की थी कि आपने भी कुछ कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो हम उसके ऊपर भी अगर हो सकेगा तो बात करेंगे। तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट द स्टॉक्स वेयर यू हैव आल्सो इन्वेस्टेड एंड वेयर यू हैव मोर देन 1% होल्डिंग इन दी स्टॉक्स। मैं आपको एक एक करके बता दूंगा मैंने क्या किया, क्यों किया। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमटेक से चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वॉल्व जो होते हैं प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर लगते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्ले है बेसिकली। इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे ना, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। इस कंपनी को ना एक पेटेंट भी मिला है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस कंपनी के एमडी हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। एंड मैं आपको दिखाता हूँ रिसर्च इंफॉर्मेशन स्टडी कैसे करते हैं, और भी क्या सोर्सेज होते हैं।
हम लिंक्डइन से भी स्टडी करते हैं। इस कंपनी के एमडी की ना आपको पोस्ट दिखाता हूँ मैं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिया था इसको लेने से पहले। इनका एक्टिविटी देख लेते हैं। तो लिंक्डइन इन्फॉर्मेशन बहुत पावरफुल होती है बाय द वे। लिंक्डइन पे हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी है, क्योंकि उससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप इनके पोस्ट देखें हर्ष बतकुर के, इनको ना एक पेटेंट मिला था। वो पेटेंट की अपेरेंटली काफी अच्छी वैल्यू थी, जो इन्होंने अपने लिंक्डइन में डाला भी, और इन्होंने बीएससी फाइलिंग भी दिया, और ये इनका पेटेंट है। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, आप इसको जाकर हमारी सरकार की वेबसाइट में जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने किया भी है। ये इनका पेटेंट है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पेटेंट काफी अच्छी चीज है, इससे इनको बहुत फायदा होगा। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो मुझे जो मेरा लॉजिक था कि भाई मेरे पास फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है कि पेटेंट है, प्रॉफिट अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है, आपका वैल्यूएशन बहुत अच्छा था, मैंने इसको लिया था 13 के पी पे, 13 के पी रेशियो पे। तो प्रॉफिट अप ट्रेंड है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएशन अच्छा है, 3 क्राइटेरिया लग गए। चौथा एचएनआई बाइंग। एचएनआई बाइंग में मैंने देखा जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत हाई डिलीवरी था, तो मुझे पता था बाकी लोग भी खरीद रहे होंगे। तो ऑब्वियसली कुछ डेटा नहीं था, बट उससे समझ आ गया डिलीवरी से कि भाई लोग भी खरीद रहे हैं। और सेक्टर तो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि अच्छा है। तो प्योर जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ये सेकंड कंपनी, अभी ये 45 रुपीज का है, बट ये ईएसएम के अंदर जा चुका है। ईएसएम इज अ फ्रेमवर्क जो कि नया है। ईएसएम की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बट ये ईएसएम 2 में फंस गया है। ईएसएम 2 इज लाइक, उनकी ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, जो स्टॉक बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर वो हफ्ते में एक ही दिन शायद ट्रेडिंग होती है। हफ्ते में एक दिन, हाँ, अगर मेन बोर्ड कंपनी है। इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई मेन बोर्ड से अभी सबको सावधान रहना चाहिए। मेन बोर्ड एसएम, मेन बोर्ड माइक्रो कैप से। एसएमई में कोई दिक्कत नहीं, एसएमई कंपनियां भी होती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होता। ये निर्माण एग्री, ये सीड्स बनाती है, जो फसल के लिए जो सीड यूज होते हैं ना, क्या बीज बीज बनाती है। तो क्या है, देखो बीज अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो फार्मर की लाइफ बहुत इंप्रूव कर देंगे। तो बीज बहुत अच्छा सेक्टर है। आज से 100 साल बाद जब बहुत इंसान हो जाएंगे ना दुनिया में, तब खाने की कमी हो जाएगी, अच्छे बीजों की बहुत वैल्यू होगी। तो 100 साल बाद लोग बीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे कि भाई लोग हो गए बहुत सारे, लैंड हो गई है कम, अच्छे बीज चाहिए। तो बीज एक अच्छा सेक्टर है। तो ये बीज बनाती है। मैंने इसको लिया था 12 के पी रेशो पे। प्रॉफिट अप ट्रेंड है, कंपनी ने पैसा उठाया भी, मार्केट से आईपीओ किया, और उससे वो एक्सपैंड करेगी। तो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है कि भाई अप ट्रेंड की पैसा है कंपनी के पास और कंपनी बड़ा करना चाहती है। प्रॉफिट अप ट्रेंड था, 12 के पी पे उठाया, वैल्यूएशन अच्छा था, और बाकी लोगों ने भी खरीदा। आप चेक करेंगे, एक राजू करके एचएनआई है, उन्होंने भी खरीदा है, और फिर मैंने खरीदा। तो चारों क्राइटेरिया लगाए, और सेक्टर जैसा कि मैंने बोला बीज अच्छा सेक्टर है। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक था। ऐसी क्वालिटी आ रहा हो, चलो मैं एक एग्जिट का भी दे देता हूँ। ये भी मैंने, इसमें प्रेफरेंशियल हुआ था, प्रेफरेंशियल पे मैंने खरीदा, प्रेफरेंशियल जो ने फंड रेज बताया था। इसका रिजल्ट बहुत पथेटिक आ गया, तो मैंने बेच दिया जल्दी से। हल्का सा लॉस है बुक, एंड आई एग्जिटेड। इसमें आप देखेंगे मैं डबल गेम से बैठा हूँ। 60 रुपए में लिया है, 121 रुपए का स्टॉक है आज 3 महीने में। ये भी अच्छे गेम्स पे है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन का खेल है, इंफॉर्मेशन पढ़ के डिसीजन लें, एंड काफी वो रहता है। मैं खुद भी एग्जैक्टली सेम चीज अपने पोर्टफोलियो में चलाता हूँ, जो कि हमने डिस्कस किया आज। ज़रूर। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी मैं एक खास यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें, जो भी स्टॉक्स आदित्य जी ने यहाँ पे बात की है, दीज आर जस्ट प्योरली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। ये यहाँ पे कोई भी प्रकार की आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ये जस्ट हमने जो थियोरी डिस्कस की उसका प्रैक्टिकल आदित्य जी कैसे मार्केट्स में अप्लाई करते हैं और कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च and only then go and buy whatever stocks come in your radar. Exactly. See, सारे स्टॉक नीचे जा सकते हैं, जो हमने डिस्कस किए सारे नीचे जा सकते हैं। आप स्टडी नहीं करेंगे तो गुड चांस नीचे ही जाएंगे। तो आपकी स्टडी महत्वपूर्ण है, किसी और की स्टडी से कुछ नहीं होता। आप ये सोचे कि भाई आपको फ्रेमवर्क अच्छा लगता है कि नहीं, फ्रेमवर्क अच्छा लगा तो आप उस फ्रेमवर्क के तरीके से सोचिए। अगर आप एक एचएनआई का पोर्टफोलियो कॉपी करने की कोशिश करेंगे, वो तरीका सही नहीं है। आपको नहीं पता वो एचएनआई क्या करेगा, अगर आपकी अपनी थ्योरी नहीं है तो आप फंस जाएंगे। इसके बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि यू कैन नॉट मेक मनी ऑन बोरोड कन्विक्शन। तो अगर आपको, और ख़ास करके मतलब मार्केट्स में तो ये बात लागू पड़ती है, लेकिन जो ये माइक्रो कैप स्टॉक्स है उसमें तो ज़्यादातर ये लागू पड़ेगा, क्योंकि दीज आर वेरी वाइल्ड एंड वॉलेटाइल। और बाज़ार जब तेज़ी में होता है तो सारे ही चलते हैं, लेकिन जब
जरा सा भी ट्रेंड नीचे का हो जाता है तो ये इनको गिरने में भी टाइम नहीं लगता है। तो यू विल नीड लॉट ऑफ कन्विक्शन टू कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक्स। तो ये किसी और के इस पे से नहीं आएगा, इसको आपको खुद को कन्विंस होना पड़ेगा। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक पे आप निवेश कर रहे हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए होती है। जो मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं, प्रॉफिट अप ट्रेंड, आई थिंक ये दो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगर आप मतलब मैं बोलना चाहूँ एक फ्रेज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है आई लव प्रॉफिट अप ट्रेंड। मतलब माई थीसिस इज प्रॉफिट अप ट्रेंड, आई लव प्रॉफिट अप ट्रेंड्स, प्रॉफिट अप ट्रेंड्स मेक मनी। ऑल आई एम सेइंग इज प्रॉफिट अप ट्रेंड, ये दो शब्द रट लीजिए, इनको 100 बार बोलिए। एक और मेरी लाइन है, लो पीई हाई प्रॉफिट ग्रोथ इज मल्टी बैगर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लो पीई हाई प्रॉफिट ग्रोथ इज मल्टी बैगर। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। लो पी स्टॉक था, हाई प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, वो मल्टी बैगर बन गया। तो दिस इज द सीक्रेट फॉर मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। अगर आपको मल्टी बैगर चाहिए, 100x स्टॉक चाहिए, लो पी हाई प्रॉफिट ग्रोथ, आप इसको सोचिए। प्रॉफिट अप ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉफिट अप ट्रेंड्स एंड वैल्यूएशंस आर द हार्ट एंड सोल ऑफ इन्वेस्टिंग। लो पी हाई प्रॉफिट ग्रोथ इज मल्टी बैगर इज अ लाइन विच एवरीवन शुड। सो मैं अपने जो ओरिजिनल सवाल था उस पर एक बार आना चाहूँगा बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन। तो जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि प्रॉफिट अप ट्रेंड कितने क्वार्टर्स या कितने साल के लिए देखना चाहिए, तो इज देयर सम क्राइटेरिया, सम स्क्रीनर विच retail investors can apply and identify or create a watch list for themselves? राइट राइट राइट। तो देखिए, हमें इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेने हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये सब मतलब एक मिनट मैं कैसे बताऊं। इन अ वे अगर आप देखें ना कि हमारा प्लेटफॉर्म ही स्क्रीनर इफेक्टिवली, हमने एक क्यूरेटेड स्क्रीनर बना रखा है। अगर आप देखा जाए तो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन बिकम्स अ क्यूरेटेड स्क्रीनर ओनली, राइट। तो सॉवरेन इज इन अ वे अ स्क्रीनर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ओनली। बट बट अगर आपको एकदम बेस लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो आप आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। एक कंपनी है, वो 20 साल से अप ट्रेंड पे है, ठीक है, 20 साल से अप ट्रेंड पे है। तो कब ये मालूम पक्के से चला होगा या हाई सर्टेनिटी से चला होगा कि भाई इसका ट्रेंड होने वाला है? 2 साल दिन बाद भी। 5 साल, 5 साल। बट अर्लीस्ट कैचर कौन होगा? जो अर्लीस्ट कैचर है, अर्लीस्ट कैचर है जिसने पहले अच्छे क्वार्टर के बाद ही डिसीजन ले लिया और वो 20 साल तक राइड किया। ही इज द अर्लीस्ट कैचर। बट एक क्वार्टर का तुक्का भी हो सकता है। तो नेवर कैच अ कंपनी आफ्टर 1 क्वार्टर, क्योंकि दैट कैन बी अ फ्लूक। और अपट्रेंड का डेफिनेशन, अपट्रेंड का जो स्टार्ट है वो 2 अच्छे क्वार्टर से होता है। एवरी 20 ईयर अपट्रेंड स्टार्ट्स विद 2 क्वार्टर अपट्रेंड। इज दैट अ फेयर स्टेटमेंट टू से? एवरी 20 ईयर अपट्रेंड विल स्टार्ट विद 2 क्वार्टर्स ऑफ अपट्रेंड। 1 क्वार्टर कैन बी अ फ्लूक। तो 1 क्वार्टर पे नहीं जाते, कुछ लोग करते हैं 1 क्वार्टर पे भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि यार लग रहा है तो प्रोबेबिलिटी पे खेल जाओ। बट आइडियली नहीं करना चाहिए। 2 क्वार्टर का ट्रेंड देखो और इन्फॉर्मेशन लो। अगर आपने 2 क्वार्टर के अपट्रेंड के बाद इन्फॉर्मेशन ले लिया और आपका 20 साल का अपट्रेंड निकल आया, तो भैया बनेगा बड़ा पैसा। अगर आप 20 साल के बाद एंटर किए, आप रिलायंस से आज एंटर कर जाओ, मतलब आप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, बट रिलायंस को आप 52 वीक लो पे ले लो, उसका अपट्रेंड चले जा रहा है, अभी भी वो पैसा बनाएगा। बस केगर छोटा हो जाता है, आपको केगर नहीं मिलेगा अच्छा, आपका केगर होगा 12% का, 14% का। बट 2 क्वार्टर्स इज व्हेन ऑल 20 ईयर अपट्रेंड्स बिगिन विद 2 क्वार्टर अपट्रेंड्स। So, all 20, हर 20 ईयर अपट्रेंड कभी एक 2 क्वार्टर अपट्रेंड था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 20 साल का अपट्रेंड एक 2 क्वार्टर का अपट्रेंड था एक समय पे। ओके, और ये अप ट्रेंड माने कि ग्रोथ जो है उसका कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप देखते हो कि इतना परसेंट से अगर ग्रो कर रहा है तो ये मेरे अप ट्रेंड वाले क्राइटेरिया में आएगा? तो देखिए, लेट्स से कंपनी है, उसका प्रॉफिट है दो दो उसका प्रॉफिट है, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से 2 2 2, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, ठीक है, 2 2 2 4 6। और एक और अपट्रेंड है 2 2 2 20 40। कौन सा अच्छा है? सेकंड वाला अच्छा है।
एग्जैक्टली तो स्पीड जितनी ज्यादा है, जितना बड़ा स्लोप है उस कर्व का, अप ट्रेंड कर्व, आप अगर मैथ की बात करें तो आप अप ट्रेंड कर्व का एक स्लोप बना सकते हैं। उस लाइन की जो स्लोप है y इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन की क्वेश्चन होती है, m जितना स्टीप है उतना अच्छा है। वो m टिपिकली स्टीप इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए होता है कि इमर्जिंग सेक्टर में रैपिड ग्रोथ आता है। तो 2236 से बेटर है 222040। अगर आपको जितना स्टीप अप ट्रेंड दिखे उतनी अच्छी बात होती है, और वो उतना स्पीड से ग्रो करेगा। तो प्रेफरेबली स्टीपर द स्लोप ऑफ द अप ट्रेंड द बेटर इट इज। अगर आप मैथ में बोलेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, m जो है आपका मतलब परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। अगर आप एक्स वाई एक्सिस पे जाएंगे तो जितना हाई स्लोप होगा उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली वो हाई स्लोप तभी होगा जब वो सेक्टर अच्छा है, वो आपको कोरिलेशन दिख जाएगा कि अच्छे सेक्टर्स में आपको स्टीप ग्रोथ दिखता है, खराब सेक्टर में दिखेगा नहीं आपको स्टीप ग्रोथ। ओके। और इसमें कोई रेड फ्लैग्स देखने चाहिए? तो हमने काफ़ी सारी बात की अच्छे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर ये चलता है कि क्या ना करें, और वो अगर हमें पता चल जाए तो हम लॉसेस से बच सकते हैं। तो इफ़ यू नो वेयर यू आर गोइंग टू डाई यू विल नेवर गो देयर, जो चार्ली मंगर की लाइन है। तो सिमिलरली माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट वन शुड लुक एट? श्योर। तो देखिए, माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में पंप एंड डंप बहुत होता है और दुनिया भर की चीजें होती हैं। आप ना पंप एंड डंप का एनालिसिस कीजिएगा, आपको एक फीचर मिलेगा। पंप एंड डंप स्टॉक्स का फंडामेंटल से कोई वास्ता नहीं था। वो इंसेनली हाई पीस पे ट्रेड करते हैं। 100 के, कोई 200 के पी पे करेगा, कोई 2000 के पी पे भी करेगा। आप पीस को मत भूलिए। आप 90% पंप एंड डंप से बच जाएंगे। 90% पंप एंड डंप से, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप बच जाएंगे अगर आप पी रेशियो को समझेंगे। आप 50 के ऊपर ना ले, एज अ रूल बांध ले कि मैं 50 के ऊपर नहीं लूंगा, कसम खा ले 50 के ऊपर नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप पी रेशियो वाले पंप एंड डंप से बच गए। ठीक है, अब पंप एंड डंप में क्या है, देखो पंप एंड डंप क्यों किया जाता है। पंप एंड डंप में दो लोग पैसा बना सकते हैं। ऑपरेटर पैसा बना सकता है, मतलब जो भी स्टॉक को वो कर रहा है, और प्रमोटर पैसा बनाता है। प्रमोटर सेलिंग इज अ वे टू कैच फ्रॉड्स। प्रमोटर सेलिंग को जरूर देखें। प्रमोटर आपका सेलिंग कर रहा है ना, तो वो एक रेड फ्लैग होता है। टिपिक प्रमोटर एचएनआई को सेलिंग कर रहा है, वो रेड फ्लैग नहीं होता, क्योंकि एचएनआई सोच समझ के ले रहा है, और इसलिए ले रहा है क्योंकि लिक्विडिटी की कमी है मार्केट में। प्रमोटर जनता को माल चिपका रहा है, इफ द प्रमोटर इज सेलिंग टू पब्लिक, दैट कैन बी अ पोटेंशियल रेड फ्लैग। उसमें 100% नहीं होता, कभी कभी प्रमोटर के घर में शादी है तो भी वो बेचेगा, बट प्रमोटर सेलिंग इज अ रेड फ्लैग। हाई पी रेशियो इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट विल सेव यू फ्रॉम 90% पंप एंड डंप्स। प्रमोटर सेलिंग इज द सेकंड रेड फ्लैग। वेरी लो प्रमोटर स्टेक। अगर प्रमोटर का होल्डिंग 10% है तो भाई उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी चलाने में, राइट। प्रमोटर लो प्रमोटर होल्डिंग इज अ रेड फ्लैग, वेरी लो प्रमोटर होल्डिंग। I prefer companies to have at least 60% promoter holding, so that there's a strong incentive for promoter to not cheat basically. Lastly, let's say आपने अच्छे पी पे भी लिया, प्रमोटर ने सेल भी नहीं किया, और सब कुछ सही था, और प्रमोटर स्टेक भी अच्छा था, और फिर भी फ्रॉड निकल आया। वो फ्रॉड ना किसी को नहीं पता इस दुनिया में कि वो फ्रॉड था। फिर वो फ्रॉड प्रमोटर ने बहुत अच्छे से कंसील किया था। इस केस में आप खुद को लॉस से नहीं बचा पाएंगे। उसका सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। 20 में से एक स्टॉक खराब निकल आया, फर्क ही नहीं पड़ता, जाने दे यार, मतलब एक में नुकसान कमाओगे ना, कमाने दो। जिसमें 100x बनेगा वो सबके लिए कवर कर देगा, जिसमें 10x बनेगा वो सबके लिए कवर कर देगा। तो एक में जाने दो कि भाई हमने गार्ड कर लिया, हमने हाई पी पे कुछ नहीं लिया, हम प्रमोटर सेलिंग से डर के निकल लिए, और हमने लो प्रमोटर होल्डिंग वाला स्टॉक कोई नहीं लिया। अब अगर हम बाई चांस फंस गए कभी, वैसे तो फंसोगे नहीं, और हर 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, और हमारा क्राइटेरिया बैड रिजल्ट, राइट, तो हम निकल ही जाएंगे। तो फंसने का कोई वो नहीं है। लॉस बुकिंग आनी चाहिए कि भाई अगर फंस गए हो तो ये नहीं कि 20 साल तक बैठे रहे उसी स्टॉक में। लॉस बुक करो, शांति से निकल जाओ। डाइवर्सिफिकेशन आपको बचा लेगा। 20 स्टॉक ले लो, यू विल नॉट हैव। सो एब्सोल्युटली, सो थैंक्स अलॉट आदित्य जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है पूरा। आई थिंक ये माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये सारी, आपका जो फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लेन किया, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ all the precautions that one must take before investing into micro cap. So thanks a lot to you for this. और इससे पहले कि हम आपको जाने दें, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है विच इज़ अ रैपिड फायर क्वेश्चन सेगमेंट। सो ये हम मार्केट से कुछ हट के चीज़ पे क्लोज करना चाहते हैं, इसके लिए वी हैव केप्ट दिस सेगमेंट। तो विल क्विकली आस्क यू दिस क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप। सो विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? मोस्ट फेवरेट बुक,
से आई लाइक रीडिंग हिस्ट्री, तो मैं ऐसा कोई बुक तो दिमाग में नहीं आ रहा मुझे बिकॉज इट्स रैपिड फायर, बट मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुझे ऑनलाइन मिलता है, जस्ट कीप ऑन रीडिंग हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है। Okay. What are you watching these days? रोमन एम्पायर इज अ नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज। Okay. One advice you would like to give to retail investors so that they can ace the index? Low P ratio, high profit growth is multi-bagger. Always buy low P, high profit growth companies and love profit uptrends. Okay. And one life lesson that you would like to share with all of us? I think जो लाइफ लेसन है वो ये है कि क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस टू लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें हमें कंपैशन और काइंडनेस रखना चाहिए दूसरों के प्रति। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि भाई दूसरे, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं, तो काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस टू लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में। इंटेलेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है। तो आई थिंक हैव अ गुड एटीट्यूड, बी हम्बल, बी काइंड, and be willing to learn. I think that is the life learning that I have. Humility, kindness, and willingness to learn are very important. Sure. Thanks a lot. So I think काफ़ी interesting conversation रहा है, and I would like to thank you for sharing your insights and knowledge with all of us. Thank you so much. Thank you so much, Apurvaji. Thank you so much for giving me the opportunity to be here on the show. Yeah. Thank you. Thank you. तो ये थे आदित्य जोशी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने इनके माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग के जो 5 मेन फ्रेमवर्क वाले पॉइंट्स है उसके बारे में बात की। फिर हमने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी बात की, कैसे एग्जिट्स करेंगे अपने इन स्टॉक्स में से, इसके ऊपर बात की। और फाइनली हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखे। तो आई एम श्योर कि ये पूरा ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको इस बाज़ार में जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, यहाँ पे माइक्रो कैप स्टॉक्स ढूंढने में काफ़ी मदद करेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.